ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम देखे थे ओम्स लॉ देख चुके थे, ठीक। और ओम्स लॉ में हम पहुंचे थे V इक्वल टू आई आर हम देख चुके थे। ओम्स लॉ को हमने वेरीफाई भी कर लिया था, ठीक। ओम्स लॉ को हमने वेरीफाई कैसे किया था? ये वाला ग्राफ बनाया था, है ना। ये कौन सा ग्राफ हमने बनाया था? V वर्सेस I का ग्राफ बनाया था। कैसा आया था? स्ट्रेट आया था, है ना। याद आ रहा है कुछ? हमने ये भी देखा था कि एक ही कंडक्टर का अगर हम दो ग्राफ आ रहा है, मान लो T1 टेम्परेचर पे है, T2 टेम्परेचर पे है, ठीक। तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो हमने क्या देखा था कि जो वोल्टेज के पास होगा, या तो एक और तरीका है, ये भी पता कर लो। ये जो थीटा है ना, यहाँ पे ये वाला एंगल, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक एंगल बनेगा। इस एंगल से ये पता कर सकते, मान लो ये वाला θ1 है, सॉरी कितना है, θ2 है, और ये वाला एंगल कितना है, θ1। अगर θ1 ज्यादा है θ2 से, तो T1 भी क्या होगा, T2 से ज्यादा होगा। ऐसा कुछ याद कर सकते हो, याद करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे θ1 है, ठीक। तो इस थीटा से हम क्या बता सकते हैं? टेम्परेचर बता सकते हैं। टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा एक ही वायर के लिए, ठीक। मतलब एक ही वायर के लिए हमने कल देखा था इस चीज को, ठीक। आज हम देखते हैं इस टॉपिक को V इक्वल टू आई आर में, है ना। आर को देखते हैं, है ना। आर क्या है? रेजिस्टेंस, है ना। हमने कल देखा था, इसको अच्छे से देखा था। इसे कैसे पता करते हैं, वो भी पता कर लिए थे, ठीक। ठीक, तो देखो आर के बारे में ना मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, सेम चैनल में मिल जाएगा आपको, है ना। तो आप देखना उसमें, ठीक ना। तो अब देखते हैं, बेसिकली मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आर के बारे में, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर आधे घंटे का वीडियो बना रखा है ना। 20 मिनट का मेरे ख्याल से होगा, है ना। तो आप उसमें देख सकते हो, इसीलिए बहुत सी चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें मैंने जो वहां पे जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ बताता हूँ है क्या, है ना। जो रेजिस्टेंस है ना आर, है ना, क्या बोलेंगे इसको? रेजिस्टेंस ऑफ वायर, है ना। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स है? पहला है लेंथ ऑफ द वायर, है ना। मतलब ये जो वायर है ना, वायर मान लो ये वाला वायर है, ठीक। इस वायर का लेंथ कितना होगा, है ना। जो रेजिस्टेंस होगा ना, ये रेजिस्टेंस का लेंथ कितना होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये वाला, है ना। ये लेंथ, है ना। तो आर लेते हैं तो आर किसके ऊपर डिपेंड करता है? एल के ऊपर। मतलब जब लेंथ बढ़ेगा ना वायर का, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा उसका? बढ़ेगा, ठीक। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। इससे ये पता चलता है। कैसे एक्सप्लेन किया डिटेल में, ठीक है, अब देख लेना दूसरे वीडियो में, ठीक। एक और चीज है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये क्या बताता हूं? A यहाँ पे क्या है? देखो ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं? देखो मान लो ये वायर है, ठीक। ये कोई वायर है, ठीक। थोड़ा सा जूम करके बनाया है। इसी वायर में यहाँ पे क्या किया है मैंने? 32 टाइम पे जूम कर दिया है, ठीक। जूम बाई 32 टाइम, है ना। मतलब थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक। तो ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये वाला, है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं इसको? ए बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस। क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया? मतलब ज्यादा मोटा वायर होगा ना, तो करंट को पास होने के लिए ज्यादा पास अवेलेबल होगा, है ना। ज्यादा मोटा वायर मतलब कम रेजिस्टेंस, पतला वायर मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, ठीक। आप खुद ही कंपेरिजन कर सकते हो। ज्यादा चौड़ा रास्ता होगा तो जाने के लिए, किसी भी गाड़ी जाने के लिए क्या होगा, व्हीकल को जाने के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। पतला संकरा रास्ता होगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक। वैसे ही यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। सेकेंड पोजीशन। थर्ड क्या है यहाँ पे? देखो थर्ड में क्या आता है? थर्ड में आता है टेम्परेचर आता है ना। टेम्परेचर। रेजिस्टेंस किसको ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे ना, ऐसे आर विल इंक्रीज, है ना। ऐसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो आर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। ऐसा है। किसके लिए ये चीज, है ना, ध्यान रखना। किसके लिए ये चीज? कंडक्टर्स के लिए। आप बोलोगे सर आप कंडक्टर्स को मेंशन कर रहे हो, तो कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेंशन करना जरूरी है बिकॉज ये जो हमने देखा है ना, ये सिर्फ कंडक्टर के लिए होता है। सेमीकंडक्टर्स जो आते हैं ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके लिए उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है और टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। वहां पर उल्टा होता है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक। तो वहां पर नहीं जाएंगे, ठीक, है ना। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ
मटेरियल, नेचर ऑफ वायर मतलब मेटल, है ना। कौन सा मेटल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कॉपर है तो उसका भी थोड़ा कम होता है, आयरन का थोड़ा ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का थोड़ा सा आयरन से कम और कॉपर से ज्यादा होगा, सिल्वर का सबसे कम होता है ना। तो कौन सा कंडक्टर लिया उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक। जैसे कॉपर का सबसे कम होता है, ठीक ना, इसलिए कॉपर वायर यूज करते हैं। जब वायर आता है जितने भी वायर उसमें क्या करते हैं, कॉपर का वायर यूज करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। सिल्वर का कॉपर से भी कम होता है, तो सिल्वर का यूज नहीं क्यों नहीं करते, बिकॉज आपको पता है सिल्वर इज द प्रीशियस मेटल है ना, थोड़ा महंगा मेटल, इसलिए इसको यूज नहीं करते, ठीक। पांचवा चीज आपको बता देता हूं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो पांचवा पॉइंट है ना, इसको अच्छे से समझना है। तो मेरा वो लेक्चर देखो, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। ये आपको बुक में मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब होता है मेंशन आल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या है, थर्मल फिजिक्स में ज्यादा देखने को मिलता है ये चीज, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो थर्मल छोड़ो, आपको थर्मल में नहीं जाना है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट पे कैसे डिपेंड करता है, ये आपको मेरा वो रेजिस्टेंस वाला स्पेशली वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक। उसमें आपको मिल जाएगा क्लियर वाला चीज, ठीक, पूरा क्लियर मिल जाएगा। ओके, तो हमने क्या देख लिया कि R जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, L के ऊपर डिपेंड करता है, A के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों को कंबाइन कर दो, E आ जाएगा L/E। क्या आ गया यहाँ पे, R इक्वल क्या आ गया हमारे पास, L/E। ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, देखो ρL/E आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ρL/E। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। यहाँ पे पता है रो क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल बोलेंगे, मेटल क्यों, एक कंडक्टर बोलेंगे, कंडक्टर वायर का। देखो क्या होता है बताऊं, आर जो है ना, रेजिस्टेंस जो है ना, वो वायर के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। वायर कैसा दिखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कितना पतला है कितना मोटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन, कितना लंबा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। क्यों, रेजिस्टेंस। बट ये जो रो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, देखो रेजिस्टिविटी है ना। यहां से अगर हम फॉर्मूला निकाले रेजिस्टिविटी है तो क्या आएगा, देखो रो इक्वल टू आएगा RA अपॉन L डिवाइड में चला जाएगा, ये आएगा RA अपॉन L। अब आप बोलोगे सर कि रो का फॉर्मूला तो RA अपॉन L आ रहा है, मतलब रो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है। रो किसके ऊपर डिपेंड करता है, L के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला भले आ रहा है बट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा मेटल हमने लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बोले ना कि कॉपर का रेजिस्टिविटी इतना होता है तो वो सही है, लेकिन किसी वायर, जो वायर कॉपर का अलग अलग वायर का रेजिस्टेंस सेम अलग अलग होगा, क्या होगा, कॉपर के अलग, मान लो ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, दोनों का लेंथ अलग है, इसका रेजिस्टेंस ये R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R2, बट दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। सेम टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन दोनों का लेंथ अलग अलग हो जाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, रो डजंट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टिविटी घटेगा, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना अपन को, अगर रो है ना, अगर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया। तो रेजिस्टिविटी के बारे में सारे आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पहला पॉइंट कि रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि R डिपेंड करता है, समझ में आया ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ
वायर के नहीं, कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी, वो कंडक्टर कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रकृति मतलब उसकी नेचर कौन सा है वो डिपेंड करता है ना। जैसे कि कॉपर का रेजिस्टिविटी अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, सब मेटल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है ना। तो जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक ना, समझ आ रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे। ठीक, ओके, अब हम वापस आगे एनालाइज करते हैं। आर इसको डिटेल में देखिए। ठीक, देखो आर के बारे में। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक, आर के बारे में देखेंगे और डिटेल से। ठीक है, देखिए आज हमारे पास क्या आ गया? रेजिस्टेंस के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक ना, आज क्या आ गया हमारे पास? रो एल अपॉन ए। ओके, देखो एक वायर पर समझते हैं हम। यह हमारा वायर है, यह हमारा वायर है। ठीक, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते कितना है? ए है। इसका लेंथ मान लेते कितना है? एल है ना। इसको हम क्या मान लेते? देखो L1 बराबर L ले लेते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखो इसको क्या करना है? थोड़ा सा खींच के चौड़ा करना, बड़ा करना। ठीक, मान लो यही वायर हमने क्या कर दिया, वायर तो जब टाइल होता है ना, मैलेबल होता है ना, तो इसको थोड़ा खींच के बड़ा कर दो। मान लो यहाँ पे L2 कितना आ गया? L आ गया। समझ आया? L2 कितना आ गया? L आ गया। यहाँ पे A2 कितना आ गया? A2 है ना, ये A1 है और ये L है। ओके, तो अब क्या बोलोगे? देखो इसका रेजिस्टिविटी कितना है? रो। यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी कितना होगा? रो। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा क्योंकि मेटल का रेजिस्टिविटी क्या होता है? सेम टेम्परेचर पे सेम होता है, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिपेंड नहीं करता है। कौन? रो। ओके, L1 = L, L2 = L। ओके, अब देखो हमने क्या कर दिया, इस वायर को खींच के बड़ा कर दिया। खींच के बड़ा कर दिया तो नया रेजिस्टेंस, देखो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है? R1। तो R1 की इक्वल कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन ए। A1 इक्वल कितना है? यहाँ पे मान लेते हैं A1 इक्वल मान लेते हैं A है। ठीक, और L1 इक्वल कितना है? L। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, देखो तो R1 इक्वल कितना, इसका मान लेते हैं कितना रेजिस्टिविटी है? R2। तो R2 इक्वल क्या हो जाएगा? रो L2 अपॉन A2। ठीक, तो R1 इक्वल क्या हो जाएगा? देखो R1 हमारे पास है वैल्यू रो एल अपॉन ए। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना है? T1 है। टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो R1 इक्वल क्या हो जाएगा? रो, एक काम करो ऊपर नीचे L का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, है ना। यहाँ पे क्या करना है? रो एल अपॉन ए इंटू एल बाई एल। कट के वापस यही आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा हमारे पास R1 का। ठीक, अब देखो ये क्या है? A इंटू एल क्या है ना? A इंटू एल क्या है? आपको पता है ना A इंटू एल क्या होता है किसी सिलेंडर का? ये वायर कौन से फॉर्म में होता है? सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। ये आ गया A इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये क्या है? L है ना। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू एल क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई आर स्क्वायर इंटू एल आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। एल इन द लेंथ ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर क्या होगा? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। ये क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है ना। एल रो एल स्क्वायर अपॉन वी, है ना। क्या आ गया? रो अपॉन वी। अब एक चीज देखो, हाँ अब यहां पे मैं देखो समझाता हूं आपको क्या होगा। इफ, तो यहां पे एक चीज देखो, क्या मैं R1 इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं क्या? L स्क्वायर, है ना। क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में देखो रो तो कांस्टेंट हो गया ना। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, वो तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V भी तो कांस्टेंट है क्या?
वॉल्यूम किसी वायर का, चाहे गैस का, चाहे क्या बोलते हैं उसको, किसी वायर और लिक्विड का वॉल्यूम कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा उसका, वायर का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, रो कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट है, देखो प्रोपोर्शनल यहां मैंने लगाया है, प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगा। कांस्टेंट कौन सा था, रो था और वी था, हट गया, क्या आ गया, R इक्वल टू L स्क्वायर, है ना। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 स्क्वायर और R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 स्क्वायर, सही है ना, है ना। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, इसको हम क्या क्या पता करना है, सेकेंड और एक फर्स्ट फॉर वायर 1, है ना, इसको 1 ले लो वायर, इसको 2 ले लो, है ना। तो फॉर वायर 2 के लिए क्या आ जाएगा, तो R2 अपॉन R1 अगर निकालेंगे, R2 अपॉन R1 क्या मतलब, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, दूसरे इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दो। दूसरा इक्वेशन क्या देखो, R2 इक्वल टू L2 स्क्वायर, R1 अपॉन L1 स्क्वायर। ध्यान रखना, जब दो चीज प्रोपोर्शनल में होते हैं ना, दोनों सेम चीज हो, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, जब डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनल हट जाता है, इक्वल आ जाता है ना। अब ठीक ना, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, R2 निकालना है। R2 इक्वल क्या हो जाएगा, R1 इंटू L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, समझ में आया। मतलब किसी वायर का अगर हम लेंथ बढ़ा दे, घटा दे, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा हम इसे पता कर सकते हैं। बहुत अच्छा फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। देखो तो हम इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो एक वायर है, ठीक, इसका लेंथ दे रखा है L1 इक्वल टू, मान लेते हैं L दे रखा है, कितना दे रखा है, L1 इक्वल टू L दे रखा है ना। और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 100 ओम दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 नहीं, 10 ओम दे रखा है ना, क्वेश्चन 1, है ना, रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है। अब क्या बोल रखा है इसमें, थोड़ा लेंथ छोटा कर देते हैं, देखो ठीक ना, ये वाला लेंथ दे रखा है L1 इक्वल टू L है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम। लेंथ कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, कुछ भी हो सकता है। कितना रेजिस्टेंस दे रखा है, 10 ओम। अब क्या बोल रखा है, किसी वायर को खींच के हमने क्या कर दिया है, ऐसा कर दिया, ठीक है ना। तो इसका अब खींच के क्या बोल रहा है, इसका लंबाई बढ़ा दो। मान लो हमने L2 इक्वल टू क्या कर दिया, 2.5 टाइम बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 2.5 गुना उसकी लेंथ को बढ़ा दिया। तो इस वायर का नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसा पूछा है ना। यहाँ पे रो था, ये भी कितना है, रो है, रेजिस्टिविटी मतलब सेम है ना, रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है, ध्यान रखना इस चीज को। हमने क्या कर दिया, खींच के इसको बड़ा कर दिया, कितना बड़ा किया, 2.5 गुना लेंथ कर दिया, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, बहुत आसान है, हमारे पास फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला आया था, हमने देखा था, R2 इक्वल टू R1 इंटू L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। सीधी सी बात है, R1 कितना दे रखा है, देखो 10, L2 कितना दे रखा है, 2.5 L, L1 2.5 L का स्क्वायर, ध्यान रखना, और L1 कितना दे रखा है, L, है ना, ओके। 10 2.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, मतलब 2.5 आ जाएगा, इंटू L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, L स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा, 10 इंटू 6.25, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 62.5 ओम। समझ आया, पहले कितना रेजिस्टेंस था, देख लो 10 ओम था, हमने कितना बढ़ा दिया, 2.5 गुना, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, देख लो कितना बढ़ गया, है ना, 62.5 इतना होंगे। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, कोई बात नहीं। देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे ट्रीट किया जा सकता है ना। देखो कैसा क्वेश्चन में लिखता हूं, ए वायर ऑफ लेंथ L हैज 10 ओम रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस है एक वायर के पास, 10 ओम रेजिस्टेंस। इफ
we increase the length of wire by कितना लिखेंगे 200%। कितना परसेंट? 200%, है ना। कितना इंक्रीज कर दिया हमने? ए वायर ऑफ लेंथ एल हैज ए वायर ऑफ लेंथ, क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेंथ एल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एल हैज 10 ohm resistance. If we increase the length of wire by 200%, then calculate new resistance. न्यू रेजिस्टेंस हमको पता करना है। क्या बोल रखा है यहाँ पे? ऐसा ही क्वेश्चन वो भी है, बट थोड़ा सा उसमें परसेंटेज दे रखा है ना। तो क्या है दिमाग, क्या दिमाग लगाना है? देखो वही दिमाग लगाना है, ठीक। ये वही वायर, पहला वायर ले लो, L1 कितना दे रखा है? L, R1 कितना दे रखा है? 10 ohm। दूसरा वायर का क्या दे रखा है? बढ़ा दिया है। कितना परसेंट बढ़ाया है? 200%। ध्यान रखना 200%। 100 का 200% कितना हो जाएगा? 200। 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 3। मतलब इसका लेंथ कितना हो गया? 3 टाइम हुआ, है ना। न्यू लेंथ कितना हो जाएगा? L2 कितना हो जाएगा? L प्लस 200% ऑफ L। यही तो बोल रखा है, 200% हमने बढ़ाया उसकी लेंथ को। तो पहले तो L था ही, L प्लस 200% बोले तो 2L, कितना आ जाएगा? 3L। L2 कितना आ गया? 3L, है ना। हमको क्या पता करना है? R2 कितना होगा? तो R2 का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था अभी कुछ देर पहले। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा R1 L2/L1², ठीक। R1 कितना है? 10। L2 कितना आ गया हमारे पास? 3L, 3L²/L², ठीक। 10 into 3L² कितना हो जाएगा? 9L²/L², कैंसर। 9 into 10 कितना हो जाएगा? 90 ohm। समझाया? मतलब 3 टाइम हमने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम हो गया? 9 टाइम बढ़ गया। स्क्वायर में बढ़ रहा है, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 into कितना हो जाएगा, है ना। स्क्वायर टाइम में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, ठीक ना। बहुत इजी क्वेश्चन आता है ऐसे, है ना, कोई ज्यादा नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला भी रखना नहीं है, कैसे रखना है याद करना आपको, मतलब समझ के याद करना है कैसे हमने डिराइव किया। डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे सॉल्व हो रहा है वैसे आपको तरीके आने चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हो, ठीक। कमेंट में बता सकते हो कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कितने टाइम का वीडियो जो है वो समझ में नहीं आया आपको, ठीक। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट लेते हैं आर के बारे में और, ठीक। देखो ओके, ठीक। देखो आता है कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस क्या आता है? पहला हम इसको पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन मतलब जो वायर रेजिस्टेंस होते हैं ना, कभी कभी कम रेजिस्टेंस होते हैं तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो उन सबको जोड़ना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ठीक है ना। देखो बताता हूं, हमारे पास मान लो ऐसे रेजिस्टेंस है, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक। ये हमारे पास बैटरी आ गया, ठीक। ये हमारे पास बैटरी कितना है? V, ठीक ना। ओके, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। यहाँ कुछ चीजें आपको समझना है, अच्छे से समझना है। देखो मैं समझाता हूँ। ये जो बैटरी है ना, सीधी सी बात पहले समझो, बैटरी होता क्या है? क्या होता है बैटरी में, बताता हूँ। मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है। कितना? 10 वोल्ट का बैटरी है। तो इसका नेगेटिव वाला कितना होगा मैं बता रखा हूँ पहले, 0 होगा, और पॉजिटिव वाला कितना होगा? 10 होगा, 10 वोल्ट होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक। अब सुनो क्या होता है यहाँ पे,
कि ये जो आर होता है ना, रेजिस्टेंस में कौन फ्लो करता है? करंट, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करता है, समझ में आया? अब एक बात बताओ, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इस रेजिस्टेंस में फ्लो होता है ना, तो होता क्या है एक्चुअली? देखो क्या होता है, ये जो बैटरी है ना, हाइट प्रोवाइड करा देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करा देता है, वो तो करवाता है ये। प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब अवरोध, बाधा, है ना। अब तो इलेक्ट्रॉन जब उसमें जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म होगी, सीधी सी बात है। अवरोध, रेजिस्टेंस मतलब जहां पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की खत्म होने वाली है। मैं आपको बताया हूँ रेजिस्टेंस होता है क्या, जैसे फैन हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, ये सब रेजिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, यूज होता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ज्यादा रेजिस्टेंस जैसे कि हीटर हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गया, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब इधर से जब जाता है ना, किसमें? आर में, रेजिस्टेंस में से जब फ्लो होता है ना, यहां पर तो इसके पास बहुत एनर्जी होती है। क्या होती है? हाई एनर्जी। जब ये रेजिस्टेंस में से जब फ्लो हो जाता है ना, रेजिस्टेंस से जब जाएगा ना, तो जाएगा एकदम तनके, और जब रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा तो उसकी एनर्जी ऐसे हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किसने दिया? बैटरी ने। ध्यान रखना, बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन का सप्लायर नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो खुद मेटल में होता है यार, ये वायर में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। उस बस बैटरी क्या करता है? मेटल जो वायर के इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी दे देता है और धक्का देता है, जा भाई इसमें से घूम के आ जा, उनको एनर्जी दे के आ जा, बल्ब को एनर्जी दे के आ जा, एसी की एनर्जी दे के आ जा। समझ में आया? मतलब जो बैटरी है ना, वो एनर्जी देने का काम करता है। वो एनर्जी कहां से आती है बैटरी में? पूछोगे। बैटरी में क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। वो क्या करते हैं? उसमें केमिकल एनर्जी होता है। जब चार्ज करते हो तो केमिकल एनर्जी क्या हो जाता है? केमिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो एनर्जी इधर जाता है, इधर यूटिलाइज होने के लिए। समझ में आया ना? तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है ना, तो जब रेजिस्टेंस में से फ्लो होता है ना, तो इस पॉइंट के पास उसके पास क्या होती है? एनर्जी ज्यादा होती है। क्या होती है? इस पॉइंट पर हाई एनर्जी होती है। और जैसे ही वो रेजिस्टेंस में से पास हो जाता है, निकल जाता है, उसके पास क्या हो जाती है? उसके पास एनर्जी बहुत ही कम हो जाता है। एनर्जी मतलब ना के बराबर रखता है, वो एनर्जी यहां पे खत्म हो जाती है। अब सोचोगे कि एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है सर, फिर क्या होगा? हाँ, क्या होगा? देखो, ये एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जैसे तैसे चल के किसके पास आता है? बैटरी के पास आता है। बैटरी के पास आके बोलता है भाई सब थोड़ा एनर्जी और दे दो। क्या बोलेगा? बैटरी क्या बोलेगा? थोड़ा एनर्जी और दे दो। तो एनर्जी तो देगा ही बैटरी का तो काम एनर्जी देना, ठीक। यहां पर जैसे ही आएगा पॉजिटिव के पास, बैटरी क्या करेगा? उसको धक्का देगा, वापस भेजेगा, जा बैटरी उसको एनर्जी देगा, ठीक। तो यही ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देता कौन है? बैटरी। वो बैटरी और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इधर खपा देता है, मतलब इधर खत्म कर देता है, और वापस फिर बैटरी से एनर्जी मांगता है, भाई दे एनर्जी मेरे को, ऐसा दे। और फिर वो जाता है और इधर आता है, फिर वापस किसको दे देता है? रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब जब यहां पर होगा तो ऐसा जाएगा, भाई साहब मेरे बहुत ज्यादा एनर्जी है, और जब जैसे यहां पर आ जाएगा, इसमें से पास हो जाएगा, बोले एनर्जी खत्म, कुछ एनर्जी दो। कौन किससे मांगेगा वो एनर्जी? बैटरी से मांगेगा। मांगेगा नहीं, वो तो बैटरी हमने लगाया है तो 100% बैटरी खुद उसको धक्का देगा। और कब तक एनर्जी देगा बैटरी? जब तक बैटरी चार्ज है, फुल चार्ज है ना, तो एनर्जी देगा। तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, वायर के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव करते हैं, और वायर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देता है? बैटरी। तो सीधी सी बात समझ में आई, बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम क्या है? बैटरी का ये काम है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना, इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए एनर्जी देना। और वो एनर्जी यूटिलाइज होता है पंखा में, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एसी में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसी में कन्वर्ट होता है, कूलिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होता है। अब देखो वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर देखो, ये 0 वोल्ट का है और एक मान लो ये मैक्सिमम वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हटाओ, तो यहां से जब एनर्जी जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन देखो कैसे जा रहा है। हाँ, अब देखो, अब बोलोगे सर क्या पता एक अकेला जगह पे 3 खड़े हैं, सही है। मान लो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको हमने कितने एनर्जी देके भेजा? 100 जूल, है ना। कितना हमने भेज दिया? 100 जूल, मानना है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन गया ना, तो R3 में से जब पास हुआ तो इसके पास यहां पे कितना एनर्जी था? 100 जूल। जब ऐसे जा रहा है तो इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक तो कहीं एनर्जी खत्म होगा नहीं, क्योंकि वायर है ना, वायर का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। जो वायर होता है ना, कंडक्टिंग वायर, इसका रेजिस्टेंस 0 माना जाता है।
यहां पर जब गया तो उसके पास एनर्जी कितनी थी, 100 जूल थी। अब वो किस में से पास हो रहा है, देखो R3 में से पास हो रहा है। R3 क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, उसमें से एनर्जी को अपने में सोच लेगा, मतलब अपने में भरपाई कर लेगा। भाई ये बोलेगा भाई साहब मुझे ना 40 जूल दे दो, मुझे 40 जूल की जरूरत है, ठीक, तो 40 जूल दे देगा कौन, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी, 100 जूल, कितना दे दिया R3 को, 100 जूल, ठीक, ओके, 100 जूल में से 40 जूल दे दिया, कितना बचा, 60। यहाँ पे कितना लेके पहुंचा एनर्जी, 60 जूल। समझ में आया? अब ये 60 जूल ये बोलेगा भाई साहब मुझे भी कितना चाहिए, कम से कम 30 जूल तो चाहिए ही चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया कितना जूल लेके, 60 जूल लेके, 60 जूल लेके आया, इसको कितना दे दिया, 30 जूल एनर्जी दे दिया। फिर 30 जूल इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 60 में से 30 माइनस कर, कितना बचा, 30 जूल। ये बोलेगा अरे मेरे को तो 30 चाहिए ही था, तो इसको कितना दे देगा, 30 जूल इसको भी दे देगा। बचा कितना, 0 जूल। ये एनर्जी एकदम भिखारी की तरह एकदम ऐसे दे देगा। और यहाँ पर आएगा बैटरी के पास, बैटरी बोला ठीक है भैया एनर्जी दे, और फिर घूम गया। कहने का मतलब सीरीज में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है ना, हर जगह डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, एनर्जी डिवाइड हो जाता है। और वो एनर्जी कहाँ से आता है, बैटरी के वोल्टेज से आता है। ज्यादा वोल्टेज होगा ज्यादा एनर्जी मिलेगा, कम वोल्टेज होगा कम एनर्जी मिलेगा। ओके, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, है ना, आपको पढ़ाया मैंने, W क्या होता है, Q इंटू V होता है। क्या होता है, Q इंटू V, डेल्टा V, है ना, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा V। ये डेल्टा V मतलब वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज है ना, क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V, है ना। और Q बोले तो इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। तो सीधी सी बात है, वोल्टेज ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा मान लो V3, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप मतलब एनर्जी ड्रॉप कितना हो रहा है, V2, यहाँ पे कितना हो रहा है, V1। मतलब जो पोटेंशियल होगा ना, यहाँ पे एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल मतलब एनर्जी के बराबर ही होता है। तो ये जो एनर्जी है ना पोटेंशियल, वो पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा सब में, है ना। यहाँ V3 ड्रॉप हो गया, यहाँ पे कितना, ये कितना खा गया वोल्टेज, V2, यहाँ पे कितना खा जाएगा ये, V1, है ना। टोटल वोल्टेज कितना था, V कितना सप्लाई किया था हमने, देखो 100 जूल, कितना मिला, 40, 30 सबको जोड़ देंगे 100 आएगा ना। तो यहाँ पे देखो V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास इक्वेशन समझ में आया दोस्तों, कैसे हुआ ये, जो वोल्टेज होगा ना हर जगह डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हुआ, मैंने एनर्जी के मेथड से समझाया, एनर्जी यहाँ पे डिवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट चीज समझो, यहां से मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10, यहाँ पर भी कितने, हर जगह 10। देखो इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर यहां तक और पूरे पाथ में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल है। तो यहां से 10 निकले हैं, तो वापस बैटरी के पास कितने आएंगे, 10। ऐसा तो नहीं कहीं बीच में गायब हो गए कुछ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। समझना है, होगा क्या, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन को करंट, तो जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वहां पे मान लो करंट आई था, तो यहाँ पे कितना होगा, करंट आई होगा। तो सब में कितना करंट फ्लो होगा, सेम फ्लो होगा। क्या होगा, सब में करंट, सॉरी उल्टा बता रहा हूं मैं, करंट, ये तो हाँ, सब में करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम होगा, है ना। यहाँ पे मान लो करंट कितना है, आई, इसमें भी कितना होगा, आई, इसमें भी कितना होगा, आई। सब में करंट क्या हो गया, सेम हुआ। क्लियर हो रहा है, सब में करंट क्यों सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बहने का दूसरा रास्ता ही नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, इन्हीं के बीच में कई इलेक्ट्रॉन को किसी ने सोच लिया, रख लिया अपने पास, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब हमारे पास कौन सा लॉ है, बाई ओम्स लॉ। बाई ओम्स लॉ क्या करेंगे, देखो R1 में कितना वोल्टेज है, V1, करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें, I, रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो V1 क्या हो जाएगा, IR1। समझ में आया, ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है, किसी रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर, है ना, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना V1, उसमें से बहने वाले करंट और R1 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में। वैसे ही V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा IR2, है ना। V3 क्या हो जाएगा, IR3। V1 V2 V3 यहां पर रख दो, ठीक। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I सब में कौन बना रहा है, निकाल लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। ये हो जाएगा V अपॉन I इधर डिवाइड इधर भेज दो, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो इन तीनों की जगह हम एक ऐसा रेजिस्टेंस जो तीनों को रिप्लेस कर देंगे,
ठीक, तो क्या आएगा ये हो जाए, इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको? आर इक्विवेलेंट। तीनों की जगह पे अकेला कोई ये काम कर रहा हो भी, ये करंट कितना फ्लो रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, V अपॉन आई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट। तो V अपॉन आई की जगह आर इक्विवेलेंट रख दो, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ये सीरीज क्या है, हमने कौन सा पढ़ा अभी, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या आता है हमारे पास, R इक्विवेलेंट इक्वल टू आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब देखो, मतलब क्या, अगर मान लो हमने यहां कैसे ले लिया, देखो ऐसे ये ले लिया हमने 10 ओम, 5 ओम, ये 2 ओम ले लिया है ना, आई ये भी, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है देखो यहाँ पे 10, R2 कितना है देखो 5, R3 कितना है 2, कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा 17 ओम आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इन तीनों को हटा के, है ना, इन तीनों को हटा के क्या कर दो यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस रख दो जिसका वैल्यू कितना है 17 ओम है, और ये कितना आ जाएगा V, है ना, ये आई। तो वही इन दोनों का मतलब वही होगा, समझ में आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मतलब इन तीनों की जगह पे कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस जो तीनों के इक्विवेलेंट के बराबर हो, तीनों के परिणामी रिजल्टेंट के बराबर हो, तो वे ऐसे हमेशा लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें, ये एनर्जी कैसे कंज्यूम होगा, हमने वोल्टेज को डिवाइड किया, वोल्टेज से डिवाइड किया कि हर जगह एनर्जी क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, ठीक, इसलिए हमने ऐसा लिया है ना। तो रटना नहीं, इस चीज को प्लस क्यों कर देते हैं, ठीक। करंट क्यों सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता है नहीं, इसलिए करंट सेम है। क्लियर हुआ, कोई डाउट, कुछ भी डाउट लग रहा है इसमें, कोई भी स्टेप हमने ये क्यों लिया, हमने वोल्टेज सब में जोड़ क्यों दिया, करंट सब में मैंने सेम क्यों लिया, ठीक, तो आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं, जरूर लाइक करें, ठीक। थैंक यू।